थी और इसके सबूत उनके पास हैं, जो 5 अगस्त को दुनिया के सामने आएंगे। राहुल चुनावी धांधली के सबूत दुनिया के सामने लाएंगे और इसके 2 दिन बाद दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक होगी। ऐसे में साफ है, चुनाव धांधली के मुद्दे पर इस बैठक में चर्चा होना तय माना जा रहा है। इसके अलावा चर्चा का एक और बड़ा मुद्दा रहेगा SIR। बिहार में इसे लेकर पहले से ही बवाल मचा हुआ है और चुनाव आयोग इसे दूसरे राज्यों में शुरू कर रहा है। विपक्ष लगातार इस पर संसद में चर्चा की मांग कर रहा है, लेकिन सरकार ने विपक्ष की मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। ऐसे में विपक्ष अब एकजुट होकर बैठक में रणनीति बनाएगा कि कैसे सरकार पर दबाव बढ़ाया जाए। लेकिन चर्चा इस बात की भी हो रही है कि इस बैठक को बुलाने की वजह उपराष्ट्रपति चुनाव भी है। 21 जुलाई को जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने के बाद जहां एनडीए उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार ढूंढ रही है, वहीं इंडिया गठबंधन भी एक सशक्त उम्मीदवार की तलाश कर रहा है। विपक्ष इस बार ऐसे उम्मीदवार की तलाश कर रहा है जिससे कि उपराष्ट्रपति का चुनाव रोचक हो जाए। विपक्ष को लगता है कि इस बार का लोकसभा और राज्यसभा का गणित ऐसा है कि यदि कोई दमदार उम्मीदवार उपराष्ट्रपति के लिए उतारा जाए तो मुकाबला पिछली बार की तरह एक तरफा नहीं रहेगा। वहीं चुनाव आयोग तो सबसे बड़ा मुद्दा है ही, क्योंकि ये माना जा रहा है कि 5 अगस्त को राहुल गांधी कर्नाटक के बेंगलुरु में चुनाव आयोग को लेकर बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। इसके बाद विपक्ष 7 अगस्त की बैठक में चुनाव आयोग को घेरने की रणनीति पर भी चर्चा करेगा और 7 अगस्त को विपक्ष कोई बड़ा फैसला लेकर ऐलान भी कर सकता है। उपराष्ट्रपति चुनाव और SIR, इन दोनों ही मामलों पर चर्चा होगी। खास तौर पर SIR का मामला इस समय तूल पकड़ चुका है। बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों ही मुश्किल में दिख रहे हैं। बिहार के बाद पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में ये प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके बाद इन दोनों ही राज्यों से तीखे सवाल पूछे गए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी राजनीतिक बवाल शुरू हो गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने सभी राजनीतिक पार्टियों को चिट्ठी लिखकर बूथ लेवल एजेंट्स की सूची जल्द जमा करने का निर्देश दिया है, ताकि SIR की प्रक्रिया शुरू की जा सके। आयोग की दलील है कि यह कदम अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए उठाया गया है। जानकारों का मानना है कि इससे सत्ताधारी TMC को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे पार्टी को नुकसान हो सकता है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि यहां भी TMC के कोर वोटर्स के नाम को काटने की तैयारी की जा रही है। वहीं तमिलनाडु में भी चुनाव आयोग के एक फैसले ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। आयोग ने बिहार के 6.5 लाख प्रवासी मजदूरों को तमिलनाडु की वोटर लिस्ट में शामिल करने की योजना बनाई है, ताकि वो अपने वर्तमान निवास स्थान पर वोटिंग कर सकें। इस फैसले का सत्तारूढ़ DMK सहित कई पार्टियां विरोध कर रही हैं। DMK महासचिव दुरई मुरुगन ने चेतावनी दी है कि इससे राज्य का राजनीतिक परिदृश्य बदल सकता है। TVK के T वेलमुरुगन ने इसे तमिल संस्कृति के लिए खतरा बताया, जबकि VC के अध्यक्ष थोल थिरुमावलन ने मुख्यमंत्री MK स्टालिन से सभी दलों की बैठक बुलाने की मांग की है। चुनाव आयोग का कहना है कि बिहार की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से 65 लाख वोटर गायब थे, जिनमें से कई तमिलनाडु में स्थायी रूप से रह रहे हैं। हालांकि DMK और सहयोगी दल इसे तमिलनाडु की क्षेत्रीय पहचान और द्रविड़ राजनीति पर हमले के तौर पर देख रहे हैं। सभी प्रमुख पार्टियां इस मुद्दे पर एकजुट नजर आ रही हैं और आने वाले दिनों में ये विवाद और तूल पकड़ सकता है, जिससे चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विपक्ष लगातार सवाल कर रहा है, SIR को चुनावी धांधली से जोड़ रहा है। TMC और DMK दोनों ने ही इसे लेकर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे रहा, सिर्फ इतना कहता है कि विपक्ष के दावे गलत हैं। तो वहीं शिवसेना UBT सांसद संजय राउत ने तो यहां तक कह दिया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में 100 सीटों पर धांधली की गई थी। तो क्या कहा है राउत ने, देखिए रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले CM नीतीश कुमार को जो डर था वो सच साबित होता दिखाई दे रहा है। पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने बड़ा दावा किया है। पप्पू यादव ने कहा कि बीजेपी उनकी पीठ में छुरा घोंप देगी। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी सिर्फ नीतीश कुमार की वजह से ही बची है। हालात अच्छे नहीं है। हम चाहते हैं कि नीतीश जी मजबूत रहें, लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं चाहती। इसके साथ ही उन्होंने नीतीश को इंडिया गठबंधन में आने का ऑफर दिया। पप्पू यादव के न्योते से हलचल मच गई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आप नीतीश कुमार को महागठबंधन में आने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, इस सवाल के जवाब में पप्पू यादव ने कहा कि हाँ, उन्हें गठबंधन में आना चाहिए, क्योंकि बीजेपी उनकी पीठ में छुरा घोंप देगी। नीतीश जी के बिना बिहार में बीजेपी का कोई मतलब नहीं है और बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती। अब अति पिछड़ा वर्ग समझ गया है कि बीजेपी ने उनके नेता यानी कि नीतीश को खत्म कर दिया है, इसलिए EBC, ST, SC, OBC वोट कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। बता दें कि विपक्ष तो पहले से ही नीतीश कुमार के पलटी मारने की बात कहता आ रहा है और अब अगर नीतीश वापस महागठबंधन में जाते हैं तो ये कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन इससे बीजेपी को और पूरे एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। अब नीतीश कुमार पप्पू यादव के ऑफर पर क्या फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चुनाव आयोग और मोदी सरकार सवालों में है तो सवाल इस समय बिहार सरकार पर भी उठ रहे हैं।
बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। 2 महीने में चुनाव का ऐलान हो जाएगा और चुनाव से पहले नीतीश कुमार को महागठबंधन में शामिल होने का न्योता मिला है। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट। गुजरात बीजेपी में बड़ी बगावत हो सकती है। पार्टी के बड़े नेता अपनी ही सरकार से नाराज हैं। अब ये मामला इतना आगे बढ़ चुका है कि उन्होंने अपनी ही सरकार को चिट्ठी लिख दी है। दरअसल गुजरात, जिसे बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, लेकिन प्रदेश की बीजेपी सरकार के कामकाज से लोग तो क्या, पार्टी के अपने ही विधायक खुश नहीं हैं। वीरमगाम से बीजेपी विधायक हार्दिक पटेल ने सरकार के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि शहर में सीवरेज बार बार ओवरफ्लो हो रहे हैं। सुबह पीने का पानी आता है, उसमें भी सीवरेज का गंदा पानी मिलता है। वीरमगाम में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में विकास के कई काम हुए हैं, लेकिन प्राथमिक जरूरत है कि बारिश के पानी की निकासी हो और सीवरेज लाइन के ओवरफ्लो होने का समाधान हो। इसे लेकर बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को एक पत्र लिखा है, जिसमें इन समस्याओं को तो उठाया ही और साथ ही काम न होने के लिए प्रशासन को जिम्मेदार भी ठहराया। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की कमी के कारण कई काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। वो यही नहीं रुके, उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए इस पत्र में लिखा कि अगर इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो मुझे भी जनता के साथ खुलकर खड़ा होना पड़ेगा और आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। यानी बीजेपी विधायक अब अपनी ही सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। उन्होंने इस बात के भी संकेत दिए हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो वो पार्टी छोड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन अपनी मांग पूरी करवाकर ही रहेंगे। अब ऐसे में देखना यह होगा कि सरकार उनकी मांग मानती है या बीजेपी में बड़ी फूट होने वाली है। नीतीश कुमार क्या करेंगे ये बात उन्हें छोड़कर किसी को पता नहीं है। ना ही ये तय है कि बीजेपी नीतीश को झटका दे, उससे पहले नीतीश बीजेपी को झटका देंगे। वैसे बीजेपी को बड़ा झटका गुजरात में लगता दिखाई दे रहा है। बीजेपी विधायक ने अपनी ही सरकार पर बड़े आरोप लगा दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे रिपोर्ट। हरियाणा में गुरुग्राम के मानेसर नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव 5 अगस्त को होना है। उससे पहले ही बीजेपी में फूट पड़ गई है। सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी में भी बड़ा सियासी खेल शुरू हो गया है। बीजेपी के 2 बड़े नेता आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 12 पार्षदों को नेपाल के काठमांडू भेज दिया गया है। इनके साथ बीजेपी का एक रणनीतिकार भी है, जिसके बाद से विवाद शुरू हो गया। माना जा रहा है कि इसके पीछे केंद्रीय राज्य मंत्री और गुरुग्राम से सांसद राव इंद्रजीत को झटका देने की कोशिश की जा रही है। पार्षदों को काठमांडू भेजने के पीछे प्रदेश की बीजेपी सरकार के ही मंत्री राव नरबीर को माना जा रहा है। उनके ही एक करीबी ने इस बात की पुष्टि भी की है। हालांकि इस मामले में कोई खुलकर कुछ भी नहीं कह रहा है। माना जा रहा है कि राव नरबीर चाहते हैं कि सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के जरिए वो नगर निगम में दबदबा बनाए रखें, जिससे यह साफ होता दिख रहा है कि वो अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर दिखा रहे हैं। बता दें कि राव इंद्रजीत और राव नरबीर दोनों अहिरवाल क्षेत्र के बड़े नेता हैं। नरबीर को राव इंद्रजीत का धुर विरोधी माना जाता है। 2019 के विधानसभा चुनाव में राव नरबीर की टिकट भी कट गई थी, जिसके पीछे राव इंद्रजीत को ही वजह माना गया और अब वो मेयर चुनाव के जरिए अपना पुराना बदला लेने की कोशिश में है। अगर बीजेपी में यह तनाव कम नहीं हुआ तो इसका आगे बहुत बड़ा नुकसान पार्टी को हो सकता है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करती है। गुजरात बीजेपी में बगावत के सुर तेज होते दिख रहे हैं, तो हरियाणा बीजेपी में भी खींचतान बढ़ गई है। पार्टी के 2 दिग्गज नेता आमने सामने आ गए हैं। मामला मानेसर निगम चुनाव को लेकर है। पहले कहा गया था कि इन दोनों दिग्गजों की आपसी खींचतान के चलते बीजेपी मानेसर निगम में मेयर की सीट हार चुकी है। मालेगांव मामले में स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 7 आरोपियों को बरी कर दिया, लेकिन कोर्ट के आदेश में ये साफ हो गया कि आरोपियों को इसलिए रिहा किया गया क्योंकि एनआईए उनके खिलाफ ठोस सबूत पेश नहीं कर पाई। कोर्ट ने अपने आदेश में तो यहाँ तक कहा कि आरोप सही थे लेकिन प्रमाणित नहीं हुए, यानी कहीं न कहीं एनआईए पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। इसमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित के मामले की चर्चा सबसे ज्यादा हुई। दरअसल कोर्ट का जो विस्तृत ऑर्डर सामने आया है उसमें कर्नल पुरोहित को लेकर कुछ सवाल कायम है। वो बरी जरूर हुए हैं, लेकिन कोर्ट ने कुछ बातों पर गौर किया है। उनका अभिनव भारत नाम के संगठन से जुड़ना अभी भी विवादित बताया जा रहा है। कोर्ट के 1036 पन्नों के फैसले में जज ए.के. लाहोटी ने कहा कि सिर्फ शक के आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती। पुरोहित पर आरोप था कि उन्होंने अभिनव भारत के जरिए धमाके की साजिश रची और कश्मीर से आरडीएक्स लाकर बम बनाया, लेकिन कोर्ट ने इन आरोपों को सबूतों के बिना खारिज कर दिया। पुरोहित ने कोर्ट में कहा कि वो सेना की इंटेलिजेंस यूनिट में थे और एसआईएमआई जैसे प्रतिबंधित संगठनों की जानकारी जुटाने के लिए अभिनव भारत से जुड़े थे, मगर कोर्ट ने माना कि वो ये साबित नहीं कर पाए कि उनका मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना था। यानी इस मामले को लेकर भले ही फैसला सामने आ गया है, लेकिन अभी भी इस फैसले को पूरा नहीं माना जा रहा और मुमकिन है कि इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल हो और जो लोग बरी हुए हैं उन्हें दूसरी सुनवाई में सजा सुना दी जाए।
खैर, अब मामले में आगे क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन इस मामले में आए इस नए मोड़ की वजह से ये एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। और बुलेटिन के आखिर में बात मालेगांव मामले की। मालेगांव मामले में एनआईए कोर्ट ने सभी 7 आरोपियों को रिहा कर दिया, लेकिन अपने फैसले में कोर्ट ने कई सवाल खड़े किए हैं। यहां तक कि जो आरोप लगाए गए हैं वो सही थे, फिर भी आरोपी छूट गए। तो क्या है पूरी खबर, देखिए ये रिपोर्ट। चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर आ गया है। उस पर एक के बाद एक कई आरोप लग रहे हैं और अब शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने करीब 100 सीटों पर घोटाले की बात कही है। संजय राउत ने कहा कि करीब 100 सीटों पर घोटाला हुआ, पैसा हो, वोट चोरी हो, चुनाव आयोग इस साजिश का हिस्सा था। अगर 100 सीट पर घोटाला नहीं होता तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बन पाते। राहुल गांधी के पास सबूत हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा में यही हुआ, हरियाणा में भी यही हुआ और बिहार में भी यही करने जा रही हैं। इसलिए हम सब राहुल के नेतृत्व में संघर्ष करेंगे। हम बिहार में वोट चोरी नहीं होने देंगे। राहुल बार बार जो ये कहते हैं कि मेरे पास सबूत है, मुझे पूरा विश्वास है कि राहुल के पास सबूत होते हैं और बिना सबूत के वो कभी बात नहीं करते। चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। इंडिया गठबंधन लगातार चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। चुनाव आयोग विपक्ष के सवालों से घिरता दिखाई दे रहा है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव आयोग विपक्ष के इन आरोपों का कैसे जवाब दे पाता है। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। करोड़ महिलाओं के खातों में सीधे 1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। यही नहीं, रक्षाबंधन के मौके पर सरकार ने महिलाओं को 250 रुपए का अतिरिक्त शगुन देने का फैसला भी किया है, जिसे कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने बुधवार को हुई इस बैठक में कहा कि ये योजना महिलाओं की आर्थिक मदद के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा का भी बड़ा जरिया बन रही है। इस बार किस्त उज्जैन से ट्रांसफर की जाएगी। आपको बता दें कि लाडली बहना योजना जून 2023 में शुरू की गई थी और इसका मकसद 21 से 60 साल की विवाहित महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देना है। जब ये योजना शुरू हुई थी तब महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते थे। बाद में रक्षाबंधन 2023 के समय इस राशि को बढ़ाकर 1250 रुपए कर दिया गया और अब योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए मिलने लगे हैं। इससे महिलाओं को न सिर्फ आर्थिक सहारा मिल रहा है बल्कि उनकी आत्मनिर्भरता और सम्मान में भी बढ़ोतरी हो रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव पहले भी इस योजना को परिवर्तन लाने वाली पहल बता चुके हैं। उन्होंने बताया कि अब तक इस योजना के जरिए कुल 28,000 करोड़ रुपए महिलाओं के बैंक खातों में ट्रांसफर किए जा चुके हैं। पिछली किस्त यानी 25वीं किस्त 16 जून को ट्रांसफर की गई थी, जिसकी कुल राशि 2080 करोड़ रुपए थी। मुख्यमंत्री ने एक और बड़ी घोषणा की है कि अक्टूबर 2025 से महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे और हर साल इस राशि में इजाफा किया जाएगा। साल 2028 तक ये राशि बढ़ाकर 3000 रुपए हर महीने कर दी जाएगी। यानी सरकार अब इसे धीरे धीरे और मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। हालांकि एक तरफ जहां सरकार महिलाओं को खुश करने के लिए पैसे दे रही है, वहीं दूसरी तरफ राज्य की आर्थिक हालत चिंता का विषय बनी हुई है। मध्य प्रदेश सरकार लगातार तीसरे महीने कर्ज लेने जा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक मंगलवार को सरकार ने 4800 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। इससे पहले पिछले महीने 4500 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था और पहले से ही राज्य पर 4.21 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज चढ़ चुका है। फिर भी सरकार का दावा है कि लाडली बहना योजना राज्य की महिलाओं के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है और इस योजना को हर हाल में जारी रखा जाएगा। आने वाले चुनावों को देखते हुए ये योजना राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।